आज की इस शाम के लिए और खास आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए एक गीत जो है मैं ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। So sweet of you. 4 में तब तो सिर्फ 26 एपिसोड बनते थे, या तो फिर 52 एपिसोड्स बनते थे मैक्सिमम। राइट। तो मैं एज मेन चाइल्ड आर्टिस्ट उस शो में थी और आलोकनाथ जी ने ही मेरा ऑडिशन लिया था और मुझे उस शो में कास्ट किया। उन्हीं की बेटी बनी थी मैं। अगर या कोई भी प्रोड्यूसर आकर सामने से हाथ नहीं पकड़ सकता, आप उंगली नहीं दोगे जब तक। तो ये मीटू वाले केसेस जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में देखे हैं या किए हैं या हुए हैं, वो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पर आपने कभी रिज्यूमे भेजा होगा, मतलब आपसे कभी बायोडाटा मांगा होगा, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज वर्ड होता है क्या? कॉम्प्रोमाइज वर्ड बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आप बॉलीवुड की तरफ आए तो कुछ नेपोटिज्म फील हुआ कभी आपको कि यू आर somebody else is preferred more than you? मैं नेपोटिज्म नहीं बोल सकती, क्योंकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैंने ज़्यादा देखा है। क्योंकि और भाई हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है, तो मैं तो भगवान से ये कामना करती हूँ। बट येस, टेलीविजन में फेवरिज्म देखा है मैंने। तो कई बारी बहुत सीनियर एक्टर्स मिलते हैं जो बिल्कुल यंग लड़कियों को बहलाते हैं और अपनी बातों में उन्हें उलझाते हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना है। Lights, camera and story that deserve the spotlight. Today we have with us an actress whose journey is so inspiring to us that will lead us to think about what we are doing and what we need to achieve more in terms of success. Let's welcome Dolphin Dubey ji. She is the singer and I didn't know about it that she's a singer and she's a very good singer. हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे आपकी कुछ पंक्तियों से। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और रही बात गाने की, तो मुझे लगता है कि आज की इस शाम के लिए और ख़ास आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए एक गीत जो है मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। वाओ, eagerly waiting to hear from her. ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। So sweet of you. Wow, क्या दर्द है आवाज में। And I'm super fan of yours. Thank you. बहुत ही अच्छा लगा। और हम जानना चाहेंगे ये राज। हमने ये सुना था कि डॉल्फिन दुबे जी एक्टर हैं, बट ये तो एक नया चीज पता चला है। तो ये इंस्पिरेशन और आपने कुछ ट्रेनिंग ली है जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में, ये जर्नी के बारे में? एक्टिंग करियर मेरे लिए एक सरप्राइज ही रहा है, जो कि नियति ने मुझे दिया है, और संगीत जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है। वाव। तो मेरे ब्लड में संगीत है, म्यूजिक है, क्योंकि मेरे पापा समीर मेमन जी जो हैं वो खुद भी एक सिंगर हैं। मेरी मॉम है डॉली मेमन, वो भी सिंगर रही हैं। तो प्रोफेशनली हमेशा से हम स्टेज से ही जुड़े रहे हैं। तो तकरीबन 3 साल की उम्र से मैं 12 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेती हूँ लाइव। सो आई यूज्ड टू प्ले माई स्मॉल छोटा सा बोंगो, और वहाँ से मैंने जर्नी अपनी शुरू की थी और पापा के साथ शोज में जाना शुरू किया। सो एज एन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर आई हैव स्टार्टेड। देन वो अपने आप एक होता है ना कि वकील का बेटा वकील बने, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में होती है वो चीज़। तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं सिंगिंग की तरफ ही परस्यू करूं। तो गांधर्व विश्वविद्यालय से मेरी ट्रेनिंग करवाई गई। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मैं जो है पूरा नहीं कर पाई उसे और सर्टिफाइड नहीं हो पाई उस चीज़ में, और बीच में ही वो छूट गया। कुछ 4 से 5 साल मैंने सीखा। अच्छा। और एग्जामिनल कोर्स था बाकायदा। तो हमने ताल सीखे और जितने भी ताल हैं उन्हें ज़बान पर सीखा, लिखित में एग्जाम्स दिए उसके, और पूरा एग्जामिनल कोर्स किया मैंने। और संगीत की जो जर्नी है मेरी वहाँ से शुरू हुई। और मैंने क्योंकि 5 साल की उम्र में कैमरा फेस किया था 1994 में आलोकनाथ जी के साथ। और हाँ जी। कोई मूवी थी वो? ये था दूरदर्शन का शो था।
यस, तभी डीडी के शोज काफी आते थे। हाँ जी। और 1994 में तब तो सिर्फ 26 एपिसोड बनते थे, हाँ, या बिल्कुल। तो फिर 52 एपिसोड्स बनते थे मैक्सिमम। राइट। तो मैं एज मेन चाइल्ड आर्टिस्ट उस शो में थी, और Wow. आलोकनाथ जी ने ही मेरा ऑडिशन लिया था और मुझे अच्छा। उस शो में कास्ट किया, उन्हीं की बेटी बनी थी मैं। वाओ। तो पहली बार वो कैमरा फेस हुआ, उसके बाद जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई, और फिर पढ़ाई की वजह से कहीं ना कहीं ब्रेक आया। बट समवेयर समहाउ पापा के साथ शोज में जाना आना चल रहा था, और स्ट्रगल चल रही थी कि एक्टिंग की तरफ नहीं जाना है, कोई सोर्स नहीं है। एक होता है ना, आपके हाँ। पास कोई गॉडफादर नहीं है, हाँ। बट आपके मॉम डैड हैं। हाँ तो जी। जिस इंडस्ट्री में आपके पास एक सपोर्ट है, आप वहीं जाना चाहोगे सबसे पहले। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने अपने आप को इस तरफ ही रखा था, संगीत की तरफ। एंड आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर लाइक रीजनल फिल्म्स में गाना। मैंने कहीं हाँ। कुछ भोजपुरी में भी गाने गाए, मैंने हाँ रीजनल जी। में भी गाए। हाँ जी। पर वही है कि डेस्टिनी में जो आपके लिखा है ना, आप उसे बदल नहीं सकते। और घुमा करके मुझे नियति जो है फिर वहीं लेकर आई। हाँ। और जहां मैं फिल्म के लिए गाना गाने गई थी, उसी फिल्म के प्रोड्यूसर ने मुझे ऑफर की वो फिल्म एज एन एक्ट्रेस। वाओ। तो यहाँ से दोबारा मेरी जर्नी जो है एज एन एक्टर शुरू हुई। हाँ। और गाना सिर्फ पैशन बन के रह गया फिर। बताइए, जिसमें आप धुरंधर हैं। हाँ, जिस चीज को सीखा, सीरियसली, मतलब जी। वो बेस जो आपने जैसे स्टार्ट किया ना, वो बेस मैं फील कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ, तो मुझे वो आई हैव टू वॉइस कल्चर्स एक्चुअली। इज इट? यस। कैन यू शो? यस, डेफिनेटली। हाँ। लाइक अभी मैंने जिन्हें हमेशा से फॉलो किया हाँ है जी। वो ऋचा जी हैं, ऋचा शर्मा जी हैं। हाँ जी। और मैं एक तरीके से शुभा मुद्गल जी के गाने और ऋचा जी के हाँ, गाने में हाँ। गाती आई हूँ, क्योंकि वॉइस मेरी काफ़ी बेस वाली है। हाँ। तो मैं अक्सर उनके ही गाने गाती थी, क्योंकि हाँ। मेरे हिसाब से मेरी वॉइस टिपिकल वॉइस है। हाँ जी। हम जिसे पहाड़ी आवाज़ कहते हैं। हाँ। सो जैसे कि रेशमा जी का गाना है लंबी जुदाई। हाँ। तो अगर मेरी एक्चुअल वॉइस में मैं वो गाऊं, तो मेरी एक्चुअल वॉइस क्या है? ठीक है। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जियूंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। सो दिस इज माई एक्चुअल बेस वॉइस। हाँ। मैंने कोरोना के टाइम अपनी वॉइस पर बहुत काम किया, और अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए, वॉइस में एक मॉड्यूलेशन लाने के लिए श्रेया जी को और लता जी को फॉलो किया। तो अब मेरी आवाज़ में दो पॉइंट्स निकलते हैं, जिसमें से एक बेस है और अब एक वॉइस है मेरी, जो मैंने अभी आपको मैं सुना चुकी हूँ एक। हाँ मैं जी। आपको श्रेया जी का एक सुनाती हूँ, जैसे सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया, अब आ जा रे मेरे पिया। वाओ। दैट हस्कीनेस, दैट सॉफ्टनेस मैंने अपनी आवाज़ में तब्दीली करने की कोशिश की और एक्सप्लोर किया अपने आप को। बहुत ही उम्दा चीज़ है ये तो। Thank you. और आप ये काफ़ी लर्निंग दे रही है एज अ सिंगर, मुझे भी लर्निंग दे रही है कि हम कैसे Yes. अपने बेस को शिफ्ट भी कर सकते हैं। यस, ये एज एन एक्टर क्योंकि बहुत काम आता है। जो भी बहुत। मतलब अभी एक्टिंग में जो भी परस्यू कर रहे होंगे, हाँ जो जी। भी इस समय जो देख रहे हैं, जितने भी हाँ। लोग, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है एक एक्टर के लिए कि ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ लाइंस बोलने का काम है हम एक्टर्स हाँ का। जी। एक एक्टर की जो प्रिपरेशन है वो सुर, ताल और लय, ये तीनों का जुड़ाव है। हाँ जब हम जी। एक्टिंग की बात करते हैं, हाँ। तो आपके पास आवाज़ भी होनी चाहिए, आपके पास अंदाज होना चाहिए, सुर, पिच, ताल, और उसके साथ साथ डांस में जो होता है वो एक्सप्रेशंस होते हैं। एग्जैक्टली। तो बीट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग हो गई आपकी। हाँ कोई भी जी। एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। बिल्कुल। एक एक्टर को एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए बजाना, एक एक्टर के पास आवाज़ सुर की नॉलेज के साथ होना चाहिए, और एक एक्टर के पास डांस का नॉलेज होना चाहिए ताकि उसके एक्सप्रेशंस निकल सकें। एग्जैक्टली। एक पैकेज होता है एक एक्टर का। हाँ, वो पूरा एक कंप्लीट होता है, वो पूरा Yes. पता है, एक्टिंग इज नॉट जस्ट
monologue. Yes. It is like full package. हाँ, जस्ट आप ऑन सेट जाएं और आप सिर्फ लाइंस लेकर बैठ जाएं और आप लाइंस बोलकर आ जाएं, हाँ. तो आपको आपका वॉइस मॉड्यूलेशन और आपका ग्राफ कैसे समझ में आएगा जब तक आपके पास इन तीनों चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये Yes. बहुत ही बढ़िया नॉलेज है और आई थिंक सबको सुनना चाहिए, और ये अगर आपको ये परस्यू करना है आगे लाइफ में तो आपको ये इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, करेक्ट। एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल. दिस इज रियली ग्रेट. आपने इंडस्ट्री में 21 साल कंप्लीट किए हैं और माय जी। गॉड, इट इज अ वेरी बिग जर्नी. मतलब 14 साल वनवास होता है, ये तो 21 साल है, 7 साल और है. तो सबसे टफ फेज आपका कौन सा था, और आपने जहाँ पे आप सोच रहे थे कि आप ऑलमोस्ट गिविंग अप, बट देन यू केम बैक स्ट्रांगली. एनी मोमेंट यू वांट टू शेयर? एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना और वहाँ से निकलना, ये एक जर्नी का हिस्सा था मेरे लिए. हाँ जी. क्योंकि एज अ मदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब बच्चा छोटा है और आप फिल्म के लिए आउटडोर शूट्स में जाते हैं बाहर. वो तो है. तो वो एक दौर आया जहाँ पर मेरे लिए ये सेक्रीफाइस पॉइंट था कि अब मैं फिल्में नहीं करना चाहती, अच्छा. पर मैं एक्टिंग तो नहीं छोड़ सकती. हाँ. तो एज मदर भी मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी है, और जो चल रहा है, चलता काम आप छोड़ रहे हो और आपको पता नहीं आपको आगे कहाँ जाना है, कैसे करना है. सही. तो वो एक टफ डिसीजन होता है लाइफ का, और रास्ते आपको पता ही नहीं है. तो मेरे लिए वो एक मोमेंट आया था जहाँ पर मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं फिल्में बिल्कुल नहीं करूँगी और अब मैं सीरियल्स की तरफ जाना चाहूँगी. हाँ. क्या रोल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, काम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. हाँ. क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है आप टाइपकास्ट बन जाते हो. हाँ. अरे यार, भोजपुरी के एक्टर्स हैं. कई बार हाँ. हमारी जो भी मेरे भोजपुरी के काफ़ी सारे एक्टर्स फ्रेंड्स हैं, वो भी इन चीज़ों को झेलते आए हैं कि आप जब जैसे ही हिंदी के लेवल पर आप कदम रखते हैं, वहाँ आपको जज किया जाता है. जज किया जाता है कि अच्छा, आपने भोजपुरी फिल्में की हैं. तो बहुत ही निचले दर्जे से वो उठ के हमें देखते हैं कि मतलब जैसे हम एक्टर्स ही नहीं हैं. तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा मन जो है आपका वो बैठ सा जाता है. तो वहाँ पर आपको लगता है कि आप गिर रहे हैं, अब आपको फिर से उठना है और बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपका एक्सपीरियंस था, लिटरली दे आर नॉट काउंटिंग इट. उनकी नज़र में ये कुछ भी नहीं है, जीरो. एग्जैक्टली. तो ये नहीं होना चाहिए था. वो एक दौर था मेरे लिए. और दूसरी बार आया था जब मेरी बेटी 5 साल की हो चुकी थी और सीरियल्स में मुझे लीड्स मिल चुके हैं. मैं एज मेन लीड काम कर रही हूँ. यहाँ मैंने शुरुआत ही की है. 1 शो 2 शोज मेरे हो चुके थे. लाइक फॉर महुआ चैनल आई वाज डूइंग अ भोजपुरी शो, हमार सौतन हमार सहेली. एंड आफ्टर दैट आई वाज डूइंग कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है फॉर लाइफ ओके. एंड ड्यूरिंग दैट शोज मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया था लाइक 30 डेज एंड एक्स्ट्रा आवर्स. क्योंकि डेली सोप का मतलब डिलीवरी डेली है. तो मैं अपने घर आकर सिर्फ 2-3 घंटे अपनी बच्ची को देख रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड कर रही हूँ. तो वहाँ पर मुझे फिर से मैंने फैसला लिया ज़िंदगी में कि अब मैं एज मेन लीड काम नहीं करूँगी, ताकि मैं अपनी बेटी को 30 डेज़ के टाइम पीरियड में 15 डेज़ दे पाऊँ. हाँ जी. अब मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला करती हूँ कि मैं सिर्फ प्राइम कैरेक्टर्स करूँगी, या मैं सेंट्रल कैरेक्टर्स करूँगी, या मैं कैरेक्टर रोल्स कर लूँगी. एग्जैक्टली. आपका एनर्जी लेवल इतना है ना कि हम वो सेंस कर पाते हैं कि वी आर सिटिंग विद अ स्ट्रांग पर्सनालिटी. सो गिव अप में कभी ना कभी नहीं गिरे हो ना, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. क्योंकि मेरी डिक्शनरी में एक ही लाइन है जो मैं इस समय जो भी युवा हैं, जो भी इस समय स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, या कभी भी आपको लगता है कि आप गिर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिस डॉट से आपको लगता है ना कि एक सेंटेंस के बाद वो डॉट एक सेंटेंस को खत्म करता है, बट डोंट फॉरगेट वही डॉट एक नया सेंटेंस शुरू करता है. वाओ, दैट्स सच अ ग्रेट लर्निंग. और वही मेरे लिए हमेशा से ना वो एक लाइन जो है ना मैंने पकड़ कर रखी है अपनी लाइफ में. बहुत उम्दा बात की है आपने. बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज दिया है. नेवर गिव अप. यस. लीड रोल से लेकर क्राइम पेट्रोल जैसा शो तक, क्या कभी ऐसा फील हुआ कि आपको टाइपकास्ट किया जा रहा है? और इनफैक्ट जैसे आपने भोजपुरी में आपने अभी कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको जब आप बॉलीवुड की तरफ आए तो कुछ नेपोटिज्म फील हुआ कभी आपको कि यू आर somebody else is preferred more than you? या
मैं नेपोटिज्म नहीं बोल सकती क्योंकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैंने ज़्यादा देखा है क्योंकि और उतना सामना अभी हुआ नहीं है मेरा। हाँ जी। भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में मैं अपने नहीं आप होगा, को ना इंडस्ट्री हो। में देखूंगी, लेकिन मैं नेपोटिज्म में कभी नहीं फंसूंगी। फंसूंगी। वहाँ टैलेंट ही प्रेफरेंस दिया जाए, मैं ये बिलीव करती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि भाई हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है, तो मैं तो भगवान से ही कामना करती हूँ। बट यस, टेलीविजन में फेवरिज्म देखा है मैंने। अच्छा, यस, फेवरिज्म नया है। चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप ग्रुपिज्म देख सकते हैं या फेवरिज्म देख सकते हैं, क्योंकि कोई एक शो को बनाने के पीछे पूरा पहले आप चैनल का डिसीजन होता है। तो प्रोड्यूसर्स के कोशिशों में रहता है कि भाई हम अपने बंदे को कास्ट करें, यहाँ पर कनेक्शंस काम आते हैं या अच्छे रिलेशन काम आते हैं, है ना। मैंने भी जितने भी प्रोडक्शंस के साथ जैसे काम किया है, तो मैंने रेगुलर वे में 3-3, 4-4 शोज किए हैं उनके, क्योंकि पहले शो के बाद आप कलाकार बहुत है मार्केट में, आप कितने अच्छे इंसान भी हैं, साथ साथ आपका व्यवहार कितना अच्छा है, आपका आचरण कितना अच्छा है, क्रू मेंबर्स की आप कितनी इज्जत करते हैं, तो आप सबके साथ कितने अच्छे से रहते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट शो। सो नॉट ओनली एज एन एक्टर, एज अ पर्सन ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर जो मुझे काम आया है वो यही काम आया है कि मेरा टैलेंट तो काम दिया ही है मुझे, लेकिन प्लस लोगों के साथ मेरे अच्छे रिश्ते, अच्छे कनेक्शन, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे रिपीट किया है, तो वहाँ मेरे लिए फेवरिज्म काम आया है। अच्छा। तो वो मैंने मेरे लिए भी देखा है। हाँ जी, हाँ जी। yes. नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ग्रुप एक टीम वर्क जैसे रहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना फिर आप ज्यादा लंबे नहीं चल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको टर्म्स अच्छे रखने ही हैं। मुंबई में जब आप आए तो कितने साल पहले आए थे आप? मैं मुंबई में पैदा हुई हूँ। अच्छा, आप born and brought up? Yes, born and brought up मुंबई। ओके। तो सबसे पहला ब्रेक आपने कहा कि आलोकनाथ जी के साथ? हाँ, सबसे पहला ब्रेक। फिर वो तो बचपन में आपने किया, फिर बाद में यंग होने के बाद में एट योर एडोलेसेंस आपने कुछ रोल किए वहाँ पे? मेरी शुरुआत मैंने फिर से की थी। मैं 10 साल की उम्र में मैंने एक फूड ऑयल के लिए मैंने एक एडवर्टाइजमेंट की थी। अच्छा। दैट वाज सनसिल्क ऑयल, बट वो कंट्रोवर्सी में इसलिए आ गया क्योंकि सनसिल्क शैम्पू भी था और सनसिल्क ऑयल था, तो उस नाम के साथ थोड़ी सी टंग ट्विस्टिंग की वजह से वो मतलब वो चीज़ ही थोड़ी बैन सी हो गई थी, वो चल नहीं पाया। और फिर पढ़ाई के बाद मैंने फिर से शुरुआत की। मेरी टीनेजिंग में मैं 14-15 साल की उम्र में जब आई तो मैंने फिर से शुरुआत की अपनी एक्टिंग की, और वही जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गई थी प्लेबैक के लिए फॉर दैट हरियाणवी मूवी। अच्छा। और वहाँ प्लेबैक किया और वहीं मुझे वो फिल्म ऑफर हो गई। तो आपने हरियाणवी मूवी भी की है? यस, मैंने अपना करियर दोबारा स्टार्ट किया था हरियाणवी मूवी से, इब हम ना जुदा होंगे। इब हम ना जुदा होंगे। अच्छा। यस, उसमें मैंने गाना भी गाया है और मैंने उसमें एक्ट भी किया है। वाओ। यस, तो वहाँ मेन हीरोइन देखेंगे। जरूर। यस। आप जब कोई एक्ट करने जाते हैं तो कुछ प्रिपरेशन करते हैं उसके पहले? आपका क्या प्रोसेस होता है उस एक्ट को ट्रूली जीने का, उस रोल में आने का? कुछ ऐसे प्रोसेस रहता है कि मतलब कुछ आप प्रिपेयर करते हैं कि आप ऐसे ही ठीक है हम मोनोलॉग पढ़ेंगे और जाएंगे? टीवी में जहाँ तक टाइम टेबल का हिसाब किताब है इसमें, क्योंकि दिन भर में आपको एक पर्टिकुलर कुछ मिनट्स निकालने हैं और आपका टेलीकास्ट, मतलब अभी आप शूट कर रहे हैं और आपको शाम में टेलीकास्ट करना है। हाँ। तो आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप अपने उस किरदार पर बहुत वर्क करें या आप बहुत ग्राफ दे पाएं। लेकिन हम जब सीरीज की बात करते हैं तो वहाँ पर मौका मिल जाता है। मेरी कोशिश ये रहती है, जब भी मैं कभी सावधानी और क्राइम भी करती थी तो मैं अपनी तरफ से ज्यादा पीछे लगकर स्क्रिप्ट मांग लेती हूँ। ठीक है, डेलीज में आप सेट पर होते हैं और स्क्रिप्ट हाथ में आती है, वो एंड यू हैव कि बस पढ़ना है और सीन करना है। तो वहाँ टाइम नहीं है, सिर्फ आप रट्टू तोता बन जाते हो वहाँ पर। करेक्ट। जो भी आप दे सको अपना इनपुट, भैया दे दो, टेलीकास्ट है। तो हमारे आगे ना एक थोड़ा सा ना रुकावट सी रहती है। बट यस, मेरे पास मुझे मौका मिलता है। अभी मैं जैसे अपने वर्टिकल्स कर रही हूँ, जो मैंने मेरा वायरल ऊपर चल रहा है गुमशुदा बेटा, जो कि काफी वायरल चल रहा है, टॉप 10 लिस्ट में है। यस। और अभी क्विक टीवी के लिए मेरा एक अभी जस्ट आया है, इज्जत की क्लास, वो उस नाम से आया है टाइटल। यस। एंड बैक टू बैक 2 मेरे कुकू पर आ रहे हैं, कुकू टीवी पर। तो यहाँ पर इन 3 दिनों में आपके पास में ऑन सेट टाइम नहीं है। और यहाँ पर आपके पास लाइंस ऐसे हैं कि आप समझ लीजिए 10 से 15 सीन एक बार में करने हैं विदाउट एनी, आपको रीटेक का मौका नहीं है।
बाप रे, इतना Yes, तो हेवी शेड्यूल 6 पन्ने आप पकड़ कर चलिए कि आपको याद करके रखने हैं और दूसरों की भी लाइंस आपको याद रखनी है। ये तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत ज्यादा ब्रेन को आपको बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलाना है। हाँ, यस, तो यहाँ क्योंकि स्क्रिप्ट मंगा हम लेती यहाँ हूँ। पे पॉडकास्ट करते हैं, कितनी बार हम फंबल करते हैं, बट Yes. वहाँ पे तो टाइम ही नहीं है, तो नहीं, कैसे? वहाँ कोई मौका नहीं है क्योंकि आप भूले, सामने वाला भूल गया। सही। तो आपका याद रखना उस सामने वाले के भी इमोशंस को कंटिन्यूटी देता है। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे गलती नहीं करनी वरना उसका सीन भी खराब उसका होगा। भी, हाँ, सबका टाइम ये Yes. होता है। तो time एक सीन money। में जितने लोग हैं आपको सबकी लाइंस याद रखनी है। तो यहाँ आपके पास मौका है कि इन 3 दिन की शूट में आप एक रात पहले स्क्रिप्ट मंगवा लो और हमें फाइनल ड्राफ्ट ही एक रात पहले मिलता है। बताओ। और वो हम कम से कम 40 से 50 सीन्स हम एक रात में पढ़ लेते हैं ताकि ये बाकी के 3 दिन इजीली निकल जाए। तो आप जो सीरियल देखते हैं ऑन स्क्रीन, इसके पीछे जो मेहनत लगी हुई है, उसका डेप्थ आप इनसे सुन पा रहे हैं। मुझे तो सुन के ये हो रहा है कि कैसे इतना रटा करना, वो भी एक रात में। It's really a tough job. So hats off to you. Thank you. This is really something different we have heard today कि एक ही रात पहले। हमारे लिए तो बहुत चैलेंज हो जाए, बट ठीक है, यही जिंदगी है। हाँ, और आपका मन जिस काम में लगता है ना, तो उसमें तो सब मजा आता है। यस, आप एंजॉय करते हो फिर उस काम को। फिर वो लोड नहीं लगता। बिल्कुल मेरे लिए, क्योंकि ऐसा ही है इसलिए। क्राइम बेस्ड शोज वर्सेस डेली सोप्स, कौन सा फॉर्मेट एज अ एक्टर आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? क्राइम। अच्छा, यस, क्योंकि ईच टाइम यू हैव टू प्ले अ डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट रोल। और वहाँ कोई मेकअप ड्रामा नहीं है, कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं है। और आपके पास में कोई बहुत आरामदेह मेकअप रूम नहीं है जहाँ पर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे रेस्ट भी कर सकते हो अगर आपका सीन नहीं है। क्राइम का मतलब है 25 सीन मुझे अकेले निकालने हैं और वो पूरा का पूरा एपिसोड ही मेरे कंधे पर है। डेली सोप में आपके पास डिवाइडेड है चीजें। अच्छा। आपके पास स्पेस है, आपके पास टाइम है। आज आपका ट्रैक है तो कल किसी और का ट्रैक चल रहा है, तो एक आपको ना होल्ड मिलता है बीच में। करेक्ट। बट क्राइम मीन्स आज मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, इन 3 दिनों में शूट खत्म। जैम पैक तरीके से मैंने काम किया है और फुल राजधानी की स्पीड में, और 2-2 माइक्स लगा के काम करती आई हूँ मैं। अच्छा। यस, और आवर्स तो हमारे ऐसे रहते हैं कि 12 घंटे तो चलो डेली सोप में काम खत्म भी हो जाता है, बट क्राइम का मतलब था दिन रात कभी भी 15-16 घंटे 17 घंटे वॉज नॉर्मल। ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल रॉ शूट करना है। यहाँ कोई क्रेन नहीं लगेगी, ना ही कोई ट्रॉली लगेगी। हैंडल कैमरा है और कैमरा आपके साथ साथ भाग रहा है। और कभी भी, क्योंकि वो कैसे क्राइम्स भी होते हैं, वो नाइट शिफ्ट में और वो बिल्कुल रियल लोकेशंस पे जाके शूट करना है आपको। हॉन्टेड शूट लोकेशन पे भी होते होंगे। आपने हॉरर मूवी की है कोई? मैंने हॉरर में फियर फाइल्स किया है जी के लिए, और सहारा 1 के लिए मैंने हॉन्टेड नाइट्स किया है। ओह माय गॉड, लिटरली मतलब मैं कई बार भूत बनी हूँ। अच्छा, आप भी भूत बने तो अलग बात है। मैं तो सोच रही हूँ वहाँ पे जाना ही मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि वैसे लोकेशन पे कितनी नेगेटिव वाइब्स आती है। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कोई सीन शूट कर रहे हैं जिसमें रात के 2 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं, और बाहर हम लोग फिल्म सिटी के अगर जंगल में हैं या मड के जंगल में हैं, लिटरली क्योंकि आपके दिमाग में सीन्स पढ़े हैं आपने और वो चल रहे हैं ना, आप फील करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, हेलुसिनेशंस होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। वो मैंने एक्चुअली सुना है, क्योंकि मैं कभी प्लान कर रही थी कि मैं एक पॉडकास्ट ऐसा शुरू करूं जो हॉरर को डिपिक्ट करे, बट देन फैमिली में से प्रेशर आया कि भाई ऐसा मत करो वरना तुम पूरी रात सो नहीं पाओगे। आप एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि आप लगातार किसी नेगेटिव चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। तो हाँ, वी आर अट्रैक्टिंग ऊर्जा आपने ही बुला ली है। एग्जैक्टली, बोल करके। तो उसने अपना एक पूरा ऑरा आपके सामने तैयार कर लिया है। हाँ, मेरे पास तो चॉइस है बिकॉज इट्स माय शो, बट वेयर यू हैव टू प्ले फॉर समवन एल्स, you don't have choice, but then how do you detox from that? See, मेरे लिए वो कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है as such। अच्छा, easy है, क्योंकि मुझे स्विच ऑन और ऑफ करना आता है अपने आप को। तो मैं ये एक नया टेक्निक है। यस, अगर आपने शुरू में मुझे बहुत डिफिकल्टीज हुई है, नो डाउट। जब भी कभी मैं मर्डर कर रही हूँ, बच्चों को मार कर आ रही हूँ, कुचल के मार कर आ रही हूँ। अच्छा, यहाँ तो ठीक है, खुद ही हो। और मैं स्टैप कर रही हूँ। यस, मैंने स्टैप करके मारा है अगर, और मैं उस स्क्रिप्ट को इतनी ज्यादा शिद्दत से रात भर बैठ के पढ़ रही हूँ, और उस 3 दिन 4 दिन में मैं सिर्फ वही किरदार कर रही हूँ और 18 घंटे जी रही हूँ। हाँ जी। तो वो आप अडॉप्ट कर लेते हो, और जब आपने उसको ले लिया,
एक एक हफ्ते बीमार रही हूँ मैं। हाँ, वो मैं रात भर सोती नहीं थी, मुझे सपने आते थे, मैं देख रही होती थी कि मैं वही कर रही हूँ। तो ये इस भय से बाहर निकलने में मुझे टाइम लगा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप कोई भी रोल करवा लो, मैं स्प्लिट पर्सनैलिटी हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में। मुझे पता है ये मेरा काम है, मुझे इसको इतना सीरियस नहीं लेना है और ना ही घर लेके जाना है। एग्जैक्टली, वो जस्ट लीव इट। जैसे कैमरा ऑफ हुआ, आई एम Cut जस्ट, मैं वो हूँ जो मेरा निकनेम है, आई एम डब्बू। डब्बू। आई एम डब्बू। एक्चुअली मेरी मॉम का नाम डब्बू था। ओह, क्या बात है। तो वो मुझे वो आपने बोला डब्बू, यस, तो आपका नाम दुबे, डब्बू थोड़े हाँ। थोड़े सिंकअप होते हैं हमारे Yes, traits। yes. कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी काम किया, जैसे मेंटलहुड और प्रोजेक्ट 91 यस। ने आपको कैसा इवॉल्व किया है एज अ परफॉर्मर, कुछ बताना चाहेंगे? प्रोजेक्ट 9191 में मेरा एक जस्ट मैं स्मॉल गेस्ट अपीयरेंस था। अच्छा। और मेरे क्राइम पेट्रोल के काफ़ी जाने माने डायरेक्टर हैं, सुब्बू जी, हम उन्हें प्यार से सुब्बू जी कहते हैं। और क्योंकि मैंने इतना काम किया था क्राइम के लिए, तो उनकी चाहत थी कि मैं वो एक छोटा सा किरदार था मैं करूं, क्योंकि मेरे लिए उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जला हुआ दिखाना था चेहरा। हस्बैंड अच्छा। के साथ एक डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और गरम गरम तेल उसने मेरे फेस पर फेंका है, उससे मेरा चेहरा जल गया। उस पर्टिकुलर सीन के लिए वो भले ही स्मॉल गेस्ट अपीयरेंस था, लेकिन जितनी देर शूट में नहीं लगी है ना, मैं कहूँगी उस मेकअप को करने में लगी है। बाप रे, और मेकअप वो तो करने के बाद आई कैन नॉट हैव एनीथिंग, मैं बात भी नहीं कर सकती। लाइक हम गर्ल्स ब्यूटी पार्लर में कैसा फेस पैक लगा के बैठते हैं, वो I 20 know. मिनट भी हम चुप नहीं रह पाते हैं। वो 5 घंटे का मेकअप, हाँ, जिसमें आधा हिस्सा जला हुआ है, तो बाप उतने हिस्से तक आपको एक प्रोस्थेटिक मेकअप लग रहा है, हाँ, जो आपको जलता भी है, आपको इचिंग भी बहुत देता है, आपके बर्दाश्त के बाहर है, आप मूव नहीं कर सकते उसको लगाने के बाद में। सो दैट वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर मी कि मैंने एक ऐसी सीरीज की जहां फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मौका मिला जहां पर मैं इतने घंटे मेकअप करवा रही हूँ और एक किरदार निभा रही हूँ। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस था 9191 एंड मेंटलहुड वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि अच्छा, करिश्मा कपूर जी के साथ काम करने का मौका मिला हाँ मुझे। जी, शिल्पा शुक्ला जी थी उसमें, डीनू मोरिया थे हाँ, और डायरेक्टर थे हमारे केन घोष। हाँ, तो सपना पूरा होने वाली बात थी कि उनके साथ काम करना, बहुत ही और बढ़िया मूवी थी। स्क्रीन शेयर करना। वो वेब सीरीज मेरे हाँ। लिए पहली वेब सीरीज थी, हाँ। और लाइफ टाइम मेरे लिए वो एक यादगार मेमोरी बन गई है। राइट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपका एक ऐसा कोई करियर का टर्निंग पॉइंट, लाइक कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे आपका वो टर्निंग पॉइंट अचीव हुआ? कलर्स का शो उड़ान। हाँ, उड़ान। अभी वो तो भी बहुत ही फेवरेट है सबका। अभी भी लोग मुझे आभा मौसी ही बुलाते हैं। हाँ जी, चकोर की मौसी, आभा मौसी। आभा मौसी। Yes. तो वो जो शो था ना, मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग बहुत पॉइंट था। इंस्पायरिंग। यस, लंबा लॉन्ग रनिंग शो था, और कलर्स पर मैं कहूँगी बालिका वधू के बाद काफ़ी पॉपुलर रहा वो शो, और बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया था। हाँ जी। बच्चे बहुत अच्छा काम बहुत। कर रहे थे, बहुत और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, बंधुआ मजदूरी। अच्छा। तो उस टॉपिक पर एक ऐसा शो, और बिल्कुल गांव देहात को रिप्रेजेंट करना, वहाँ की भाषा को रिप्रेजेंट करना, और फिर क्योंकि हम लखनऊ फैमिली से थे, मेरा चकोर की लाइफ में जो एक योगदान दिखाया गया था, जो इनिशिएट मैं कर रही थी, उसे हमेशा प्रोत्साहित करना और उसे एक दौड़ में उसे आगे बढ़ना है लाइफ में। तो मौसी का किरदार आभा उसकी लाइफ में जो थी ना, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि माँ से भी बढ़कर हो गई थी। हाँ। और मुझे एक सेलिब्रिटी इंडेक्स में लाकर खड़ा कर दिया था उस शो ने। जैसा टाइटल था उड़ान, मेरे जीवन में उस उड़ान का काम जो है उस शो ने किया। एक नई उड़ान मिली मुझे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही Yes. उम्दा, बहुत सही है। और वो सीरियल बहुत इंस्पायरिंग था Yes. सबके लिए। Yes. अच्छा, आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं, मतलब हमने आपकी हिस्ट्री पढ़ी थी तब। तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया आपके स्ट्रगल से रिलेटेड जब आपको अवार्ड मिला? तो कुछ शेयर करना चाहेंगे आप उस जर्नी के बारे में, जहाँ इतने सारे नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं आपके पास? Yes. तो मेरे लिए एक मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग था जब क्योंकि ना मैं थोड़ी सी शून्य में रहने वाली लड़की हूँ। मुझे लगता है काम करते जाओ, हाँ, है ना, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता। ठीक है। तो मैं सिर्फ मेहनत पे और अपने काम पर, जहाँ जो प्रोजेक्ट मिल रहा है अच्छा कर रही हूँ, और सिर्फ उसी पे फोकस रहा है। हाँ जी। और हमेशा मैं सुनती थी कि अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो एक जैक वाला काम है,
है ना, आपको काफी fake लोग awards भी फेक होते हैं। होते हैं और आपको तो लोग जो है वो फेवर करते हैं। हाँ, तो मैं कभी इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, हाँ। मुझे इन सब चीज़ों में कभी दिलचस्पी रही नहीं। तो मैं हमेशा से दूर थी कि मुझे पॉलिटिक्स के ज़रिए नहीं चाहिए कोई अवार्ड। जेन्युइनली मेरे काम को जब सराहा जाएगा, वो अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। बिल्कुल। और फिर अवार्ड्स जब शुरू हुए, लगातार जो पुरस्कार मिलने शुरू हुए, लाइक 2020 से जो दौर आया वो 1-1.5 साल में तकरीबन आज 21-22 अवार्ड्स हो गए मेरे पास में। वाओ, और दैट्स अ ग्रेट मेरे लिए नंबर। अनबिलीवेबल था वो, अनबिलीवेबल था। अभी आखिरी जो मेरा अवार्ड था वो ग्लोबल इंग्लैंड की तरफ से था। हाँ, और वो ऑनर था और बहुत ही खूबसूरत सा सर्टिफिकेट मुझे मिला उनकी तरफ से। तो आई वाज वेरी हैप्पी, यस। वेरी वेरी हैप्पी और ओवरवेल्म्ड। और नहीं, यहाँ आप- लगा कि मेहनत and you're पूरी हुई। very well deserved. थैंक You यू। have so many talents and आज मैं आपसे सुन रही हूँ तो मुझे काफी कुछ पता चल रहा है कि आपने ये रोल किया। यस। So definitely I'll go and watch out, and I request everyone to go and watch out on her channel, like whatever movies she has worked on, and she has played such an amazing role. मैंने जब मैं पॉडकास्ट करने जा रही थी तो मैं इनके सारे रोल्स देख रही थी, और इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले करना, इतना अच्छा सिंगिंग करना, तो ये एक पैकेज में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, वेरी वेल। आज भी ऑडिशन देना पड़ता है या ऑफर आते हैं आपको? दोनों चीजें होती हैं। हाँ, हाँ, दोनों चीजें हैं। अच्छा। ऑडिशन, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। यस, यहाँ स्ट्रगल तो मतलब खत्म होने वाली नहीं है कभी भी। हाँ, एक शो के बाद दूसरा शो पाने की एक स्ट्रगल तो है हाँ जी, है ना। लेकिन ऑडिशंस जो है वो एक तरीके से मैं कहूँगी कि आज जिस मुकाम पर पहुंची हूँ, यहाँ पर ऑडिशन टेस्टिंग के नाम पर अब नहीं होते हैं। नहीं तो हाँ, 6-7 हज़ार ऑडिशंस देने के बाद जाकर कहीं कुछ काम मिलना शुरू हुआ है। टेलीविजन इतना, 6-7 हजार, यस, बाप इतना रे। इतना कंपटीशन है यहाँ पर, क्योंकि आर्टिस्ट की कमी नहीं है। हर दूसरे दिन आप देखोगे तो 10,000 लोग उतर कर आते हैं हाँ, और 9,999 वापस जाते हैं और एक रह जाता है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर इतना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा है। यस। तो वो जो दौर था वो बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ था। जब मैंने टेलीविज़न के लिए कहा ना कि भोजपुरी से यहाँ आना मेरे लिए बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था मुझे कि मैं कैसे करूँगी। हाँ, तो जहाँ जो ऑडिशंस चल रहे हैं, आज यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, कभी इस शो का उस शो का, आप दे रहे हो, बस आंख बंद करके आप अपना कर्म कर रहे हो, नहीं पता कहाँ से सिलेक्शन होगा। एग्जैक्टली। बट अभी अगर मैं कहूँ तो ऑडिशंस जो है वो इतने ज़्यादा टेस्टिंग वाले नहीं हैं। अब अच्छा। आप थोड़ा सा फेवर में आ जाते हो, हाँ, और फेवर में आने के बाद एक लेवल ऊपर चले जाते हो। जी, मैम ये वाला ऑडिशन शूट करके भेज दीजिएगा, डायरेक्ट चैनल पहुंचता है डायरेक्ट एटलीस्ट। चैनल, हाँ, वरना पीछे पीछे में गायब हो जाते थे ऑडिशंस, डिलीटेड, एग्जैक्टली, पहुंचते भी नहीं थे। वो तो और एक्सपीरियंस ये बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे मेरी बात से, हाँ जो जी। भी फ्रेशर्स हैं वो रिलेट कर रहे होंगे कि आप सबके भी ऑडिशंस कई बार जो हैं वो लिए गए होंगे, लेकिन चैनल तक नहीं पहुंचे हैं, वहीं के वहीं डिलीट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि रिजेक्टेड, बिकॉज समवेयर समहाउ कोई किसी का खास है जो वहां पर फेवर के लिए बैठा है। हाँ, तो या तो आपका कैलिबर अच्छा होने के बावजूद भी कुछ फेवरिज्म के चक्कर में आप पीछे रह जाते हो। आपके ये स्टेटमेंट से, फेवरिज्म से, मुझे एक चीज़ और ध्यान आई है जो मैं पूछना चाहूँगी। आपकी क्या मान्यता है ये मी टू मूवमेंट पे और कास्टिंग काउच के ऊपर? कुछ शेयर, कभी आपने फेस किया है या फिर आपके कोई आसपास yes, किसी ने? यस, टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत सेफ है इन सब मामलों में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सबको चैनल डिसाइड करता है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ निचले स्तर में अगर कोई भी आपकी कास्टिंग कर रहा है या आपको कोई मीटिंग के लिए बुला रहा है, तो सबसे पहली चीज़, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकता। तो ये मी टू कह करके किसी पर लांछन लगाना, हाँ जी, क्योंकि जब तक आपको काम नहीं मिल रहा था तब तक आप स्ट्रगल कर रहे थे उस शख्स के साथ, उस हाँ, शख्स के पीछे, हाँ, लेकिन आपको लगा कि अब मुझे काम ये दे ही नहीं रहा है, हाँ, तो अब मुझे कुछ तो करना है जिससे मैं लाइमलाइट में आऊँ। ओ, तो मैंने जिस नज़रिए से इन चीज़ों को देखा है, कई बार मैं लड़कियों को गलत नहीं कह रही हूँ, हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अननेसेसरी विक्टिम कार्ड खेलते हैं हाँ, और लोगों को बदनाम करते हैं। लड़के आकर या कोई भी प्रोड्यूसर आकर सामने से हाथ नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। आप उंगली नहीं दोगे जब तक। हाँ, तो ये मी टू वाले केसेस जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में देखे हैं या किए हैं या हुए हैं, वो एक हाथ से ताली नहीं बजती है।
पर आपने कभी रिज्यूमे भेजा होगा, मतलब हाँ। आपसे कभी बायोडेटा मांगा होगा, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज वर्ड होता है क्या? कॉम्प्रोमाइज वर्ड बिल्कुल है ना? क्योंकि बिल्कुल आता मुझे है। एक मूवी के लिए ऑफर आया Yes. था एंड आई गॉट दैट वर्ड एंड आई एंड डिड आई एम नॉट। वेरी सॉरी, साउथ इंडस्ट्रीज में ये या सबसे साउथ ज्यादा इंडस्ट्री है। का ही था। यस, ये सबसे ज्यादा है। बॉलीवुड में फिर भी ये चीज कम है, आपको बहुत टेलीविजन में और डायरेक्ट भी नहीं कम। है। हाँ। और टेलीविजन में बिल्कुल नहीं है, साउथ में तो डायरेक्ट है ये चीज। तो फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन टेलीविजन इज मोर सेफर प्लेस यस, टू वर्क। बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर चीजें सबको चैनल के हाथ में है। जो भी आपको कास्टिंग के लिए बुला रहा है या मीटिंग के लिए या ऑडिशंस के लिए, उनके पास कुछ है ही नहीं आपसे मांगने के लिए। तो वहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है क्या, जैसे कंपनीज में एचआर होते हैं, तो ऐसा कुछ है जो जैसे हमारे नए जनरेशन अगर ये परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग हैं जो परस्यू करना चाहते हैं बट उनको डायरेक्शन नहीं है। करेक्ट। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे जिससे हमारे जो यंगर जनरेशन, हमारे बच्चे आगे इसे आसानी से परस्यू कर सके विदाउट गेटिंग कास्टिंग का? यस, सी कई बार है कुछ फीमेल जो लड़कियां जो भी स्ट्रगल कर रही हैं, उन्हें कई बार ऐसे मेल एक्टर्स मिल जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि बस मुझे आप अपना नंबर शेयर करिए और मैं आपको काम दिला दूंगा। आप एक एक्टर से काम दिलाने या काम पाने की एक्सपेक्टेशंस छोड़ ही दीजिए। ये उन सभी के लिए है। जो भी एक्टर, मेल एक्टर अगर आपको ये कहते हैं और वो आपको लगता है लिटरली कि, क्योंकि हम लड़कियों में ये सेंसेस होती हैं भाई कि कौन सही है, नजरें हम पकड़ लेते हैं, तो यस, आपको कभी भी ये लगे कि ये नंबर इस उद्देश्य से मांगा जा रहा है कि ये आपको काम दिलाएंगे, वो खुद काम की तलाश में, वो आपको क्या काम दिलाएंगे। बिल्कुल, हम खुद आश्रित हैं कि हमें चैनल और हमें प्रोड्यूसर बुलाएगा। हाँ जी। तो मैं एक एक्टर होते हुए आपको काम कैसे दे सकती हूँ, और वो भी मेरे ऐसे पीरियड में जहाँ पर आप फीमेल और मैं खुद एक मेल हूँ। ठीक है, तो हमारा तो पहले हम एक बॉक्स में ही नहीं है, उसके बाद एज ग्रुप के भी बॉक्स में नहीं है। तो कई बार बहुत सीनियर एक्टर्स मिलते हैं जो बिल्कुल यंग लड़कियों को बहलाते हैं और अपनी बातों में उन्हें उलझाते हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना है। एंड सेकेंड है, जो भी लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके इन हाउस कास्टिंग वाले होते हैं। आपको ऑनलाइन जाकर के उनके मेल आईडीज मिलते हैं, ऑफिस के एड्रेसेस मिलते हैं। आप ऑफिसेज में डायरेक्टली जाइए, प्रोफाइल लेकर के जाइए, और आपको कोई भी इन हाउस कास्टिंग वाला मिलता है, आप उसी से डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू बिल्कुल नहीं जाना है। कोऑर्डिनेटर्स का काम ये जो आजकल चल रहा है कि कोऑर्डिनेटर्स हैं और वो आपसे फोटोज मांग लेते हैं, आप काम किसी और दिशा में ढूंढ रहे होते हैं, वो आपको कहीं और पहुंचा देते हैं। हाँ, एक्चुअली हमने देखा है काफी ऐसे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जैसे आपके एक्टिंग प्लस आपके मॉडलिंग, सबके लिए, जैसे आपको नायका शूट्स दिलाने के लिए आपके सारे विजुअल्स मांग लेते हैं, एंड देन व्हाट दे डू, दे डोंट कम बैक, एंड इफ दे कम बैक देन दे डिमांड समथिंग लाइक मनी और समथिंग, कि हम आपको ये लाइफस्टाइल में दिला देंगे या फिर अमेज़न में ये ऐड दिला देंगे, आपको कुछ पे करना होगा। करेक्ट, परसेंटेज वाले सिचुएशन है, और मैंने कोविड के बाद ज्यादा देखी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंसान आपको कास्ट कराने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतने फोन कॉल्स कर रहा है, और अपने बहुत सारे एक्टर्स भेजने के बाद जाकर कोई एक एक्टर फाइनलाइज होता है। तो मैं उन कोऑर्डिनेटर्स को नहीं कह रही हूँ गलत, आप मेहनत करते हैं, फाइनलाइज कराते हैं एक बंदे को, इट्स लाइक अ ब्रोकरेज, आपकी जेन्युइन मेहनत है, और काम दिलाने के बाद में जो परसेंटेज मांगते हैं मैं उनको भी सही बोलती हूँ, लेकिन बी अवेयर, उन लोगों से दूर रहना है जो आपको कहते हैं कि हमारी एजेंसी से आप पहले जुड़िए, आप पहले पैसे भरिए, हम आपको काम दिला देंगे। ये जो दिला देंगे जो फ्यूचर टेंस में जा रहा है ना, उससे बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि ऐसी कंपनीज कभी भी विलुप्त हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं, पैसा आपका डूब सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो खास अपने बच्चों को भी जो लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो छोटे बच्चों को दिलाना चाहते हैं, एड्स वगैरह की काफी एजेंसीज हैं, और मेरे कई जानने वालों के साथ हुआ है, पैसे भरे हैं, एनरोल हो रहे हैं, शूट तक पहुंचा ही नहीं मामला, और एजेंसीज गायब है। बताओ, पैसे लेकर के शूट ही नहीं हुआ, इतना फ्रॉड हो रहा है। यस, तो फिर हम उनको ट्रैक भी नहीं कर पाते। नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, आप ढूंढते रह जाओगे उनको। So it's like a scam, and we should be aware of it, and not fall into such trap, and go through the right channel. So that's what we have learned through this. Very informative. Actually ये इंडस्ट्री में हम इतने हैं नहीं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, और बहुत ही हमें एनलाइटन कर रहा है। टीवी एंड OTT इंडस्ट्री में एक वुमेन एक्टर जो आपका सबसे चैलेंजिंग रहा हो। वुमेन एक्टर? हाँ, आपका जो रोल, मेरा रोल एक्टर। हाँ, ओके,
OTT एंड टेलीविजन हाँ, मेरे सब में, लिए हाँ। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरा एक शो आया था, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है हाँ, फॉर ZTV, हाँ, और मैंने हेतल का कैरेक्टर किया था। हाँ। मतलब वो उस नेगेटिव शो कैरेक्टर था में ना? घर में आग लगाने तक की सिचुएशन मैंने की है, जो मैं जिंदगी में कभी मैंने स्क्रीन पर सोचा नहीं है कि मैं इतनी, कोई इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है कि पूरे घर को तेल में और घासलेट डाल बताओ। के, पेट्रोल छिड़क के पूरे घर को आग लगा दे, छत तोड़ दे पूरी की पूरी, और पूरा का पूरा बिस्तर नीचे आ जाए, फ्लोर Oh my नीचे आ God. जाए। मतलब मैंने नेक्स्ट लेवल, कहते हैं ना, जो Character. एक्सटेंट पार किया है ना, हद पार की है, इंसानियत को कहते हैं ना पीछे छोड़ करके एक किरदार, इतना लालची, हर चीज का ना एक्सट्रीम था वो कैरेक्टर मेरे हाँ। लिए। और मेरा क्योंकि एक इंटरव्यू भी हुआ था, तब भी मैंने ये चीज कही थी कि हेतल और डॉल्फिन में हमेशा मैंने अपने किरदार को अपना अंश दिया है। अच्छा। हमेशा जब भी पॉजिटिव किया है, तो एक होता है ना कि एक एक्टर है ना अपना अंश उसमें डालता है, हाँ, और जब तक मेरा अंश उसमें नहीं डालूंगी मैं ना, वो किरदार मेरे लिए परफेक्ट बन ही नहीं सकता। हाँ, तो मैंने अगर यामिनी निभाया था ससुराल सिमर का हाँ, में, हाँ, तो वो एक सिंगर थी, हाँ वो जी। एक रेखा जी को कहीं ना कहीं इंस्पायर करती थी, शमशाद बेगम जी को इंस्पायर करती थी, तो वाह। वो एक वैसा किरदार था। तो मैं अपने आप को उसमें हमेशा मैं देखती थी कि यामिनी एंड डॉल्फिन में ना बहुत अंतर नहीं है। हाँ जी। फिर मैंने एक किया था, अपर्णा का किरदार था, हाँ, तू आशिकी में। हाँ, हाँ, अपर्णा भी डॉल्फिन से अलग नहीं थी, ओके। लेकिन मैंने एक हेतल का किरदार किया, क्योंकि हाँ। सास माँ बहू बेटी होती है मैं, और मैंने कलर्स का एक शो किया सुहागन, अच्छा। जहां पर मैं कोयल का किरदार, ये दोनों बैक टू बैक मैंने जब विलेन किए, मैंने पराकाष्ठा देखी कमीनगी की और मुझे लगा कि बिल्कुल ऑपोजिट हूँ हाँ, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मैं कॉकरोच नहीं मार सकती। हाँ, और आपने यहाँ तो पूरा पे जला दिया सब। मैं हर वक्त सिर्फ है ना गंध सोच रही हूँ हाँ, I know. सिर्फ डुबाना, सिर्फ बर्बाद करना, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि बीइंग अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, जो बात बात में कभी भी रो देती है, इमोशनल कैरेक्टर बिना ग्लिसरीन के करती हूँ, आई हूँ मैं इतने वाह। सालों से, अभी भी मैं कभी ग्लिसरीन नहीं यूज करती हूँ जब भी मैं कोई पॉजिटिव रोल करती हूँ। तो अचानक से ये सब किरदार ना ट्रिगर करते हैं दिमाग को। वही आप जब हमसे बात कर रहे थे, जी। जब आपके जो स्ट्रगलिंग डेज के बारे में, आई कुड सेंस दैट कि आप इतने इमोशनल होके बात कर रहे थे ना, वो Yes. यहाँ तक पहुँच रहा था हम तक। वही तो एक बहुत हम ही एक्टर्स के पास फीलिंग्स और कहते हैं ना वो यही तो है। एहसास ही हैं और आंखें ही हैं हाँ हमारी। जी, और आपकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। आपने कोई ऐसा रोल प्ले किया जहाँ पे आपने डिशुम डिशुम किया हो लोगों को? डिशुम डिशुम वाला, क्योंकि मैं खुद ही पाव किलो की हूँ, तो जब भी नेगेटिव करना होता है ना मुझे, तो मैं गुंडे ही हायर करती हूँ हमेशा। अच्छा, हाँ, तो क्राइम पेट्रोल में भी कभी ऐसा मौका मिला आपको, कभी कोई सीन ऐसा फाइट सीक्वेंस का नहीं, वो थोड़ी बहुत झड़प जो होती है ना, हाँ, वो आउच वाली, लड़कियों Ouch. वाली, हाँ, बस हाथ छुड़ा के भाग गई हाँ जी। या धक्का दे के भाग गई, तो उतने में हो जाता है बस। यस। आप अपने जो भी यंग एक्ट्रेसेस हैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? वैसे तो बातों में मैंने काफी सारी एडवाइजेस दी है। हाँ, काफी हमें बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन बट एक लाइन में अगर कुछ एक लाइन में यही है, फिल्म 3 इडियट्स फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है, जो हमेशा से मंत्रा रहा है जीवन का। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। हाँ जी। अपनी काबिलियत पर ध्यान दो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये हुई ना बात। Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखिए इस वर्ड को। आपने क्लासिकल म्यूजिक और कथक में ट्रेनिंग किया है। कथक Yes. वाला एक अलग चीज है ना, हमने Yes. अभी सिंगिंग का ही डिस्कस किया, कथक Yes. का तो डिस्कशन ही नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो है ये आपकी एक्टिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है कथक का? आप कुछ ऐसे नजाकत उसका यूज करते हैं, कुछ हाँ। ऐसे हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे? वैसे कुछ चलिए हम आपको इमोशन देते हैं, ओके, ठीक है? आपको किसी को प्लीज करना है कि मेरा ये काम कर दीजिए ना, ओके, और आपको इमोशन वो प्लीजिंग वाला कथक Okay. के थ्रू दिखाना है। ठीक है, जस्ट एक्सप्रेशंस है ना, हाँ नो जी, डायलॉग्स। हाँ। ओके, मेरा एक काम कर दो बस, यही हाँ। है ना? ओके। ओह माय गुडनेस,
वाओ, व्हाट एन इमोशन, मतलब वो एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं वो Yes, एकदम कथक, मैच कर रहे हैं। बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। बहुत यस, क्योंकि यामिनी जैसे मैंने किरदार बताया था हम्म, और रेखा जी को मुझे रिप्रेजेंट करना था उस शो में, और एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था ये हाँ कि एक सिंगर दिखाना है यामिनी को, हाँ जी, जो शमशाद बेगम जी को कहीं ना कहीं दिखाए स्क्रीन पर जब वो गाए, हाँ और जब वो अपने आप को प्रेजेंट करे, जब वो बात करे, जब वो चले भी, वो मुस्कुराए भी, तो वो रेखा जी लगी। हाँ जी, तो इन दो किरदारों को एक साथ मिक्स करना है मुझे, हाँ, तो यहाँ पर मुझे कथक ने बहुत हेल्प किया है, वाओ, क्योंकि ये बहुत ही ना, कहते हैं ना, अदायगी वाले किरदार हैं। हाँ, और जब बात अदायगी की आती है ना, वहाँ कथक सबसे पहले आता है, क्योंकि कथक मीन्स आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, हाँ, आप भी बिल्कुल, मतलब मुझे यामिनी में याद है कई बार ऐसा होता था कि सिर्फ आपको देखना है सामने वाले को, और उसमें देखने में तीखापन भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन नाराजगी दिखनी चाहिए। हाँ जी, अब वो नेगेटिव भी ना लगे, नाराजगी भी दिखाई दे, तो इसे बैलेंस करना है। तो कई बार होता था मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, और वो किरदार मेरे सामने खड़ा है, हाँ, आप देखकर रुक गए। हाँ, अब यहाँ कथक बहुत हेल्प करता है, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली आप ऐसे भी देख सकते हो, हाँ, लेकिन अदायगी के साथ देखना है हाँ, तो यहाँ पर आपको कथक हेल्प करता है, हाँ जी, क्योंकि आपके जो पूरे के पूरे चेहरे का जो भाव है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, और उसे आपके फीचर्स को कितना यूज करना है। बहुत ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं आने चाहिए कि बात बात पे मुंह सिकोड़ के आप डायलॉग्स बोल रहे हो। हाँ, कई बार होता है एक लाइन में 10 एक्सप्रेशंस निकल रहे हैं, हाँ, ओवर एक्टिंग की ओवर दुकान हो एक्टिंग जाते है, सटल। तो हाँ, कथक आपको बहुत हेल्प करता है हाँ, बैलेंस करने में। वाओ, ये भी एक अलग चीज हाँ, सारे एक्टर्स के लिए है, ये टिप्स है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अच्छा टिप्स है। हाँ, बेस हाँ। सीखना जरूरी है, हम्म, कथक का बेस सीख लेना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं, कैमरे के पीछे डॉल्फिन जी क्या है और कौन है? कैमरे के पीछे जैसे वैसे कैमरा जब ऑफ होता है तो मैंने कहा था मैं डब्बू हूँ। हाँ, डब्बू, हाँ, और वो डब्बू वैसा वाला डब्बू वाला डब्बू नहीं है। हाँ, वही वो डब्बू क्या है? शून्य। हाँ, मैं थोड़ी शून्य हूँ। ओके, और अपने जैसे शेल में चले जाती हूँ ना, हाँ जी, तो मैं अपने शेल में रहती हूँ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास या तो कान में हेडफोन होता है, हाँ, मेरा संगीत होता है, हाँ, मैं एक स्टार मेकर एक एप्लीकेशन है, मैं हाँ, उसमें चली जाती हूँ, और मैं हाँ, वहाँ अपने ट्रैक्स पर गाने वाने गाती हूँ, गाकर खुद को सुनती हूँ, ड्राफ्ट्स में हाँ, रखकर अपनी कमियां निकालती हूँ, अपनी कमियों को सुधारती वाओ, हूँ। तो जब कैमरा नहीं है ना, तो डॉल्फिन के पास सिर्फ संगीत ही होता है, वाओ, और फिर एज मदर मेरे पास में मेरी बेटी होती है, हाँ जी, जिसके वो तो प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरे हमारे पास सबसे में। प्रेशियस चीज है। Yes, yes. बच्चे हमारे। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम आई थिंक हमने बहुत सारी चीजें कवर की है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जो कि हम ईगरली वेट करें, जिसके लिए आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में? यस, आने वाले प्रोजेक्ट में सबसे पहले जी टीवी का मेरा एक नया शो है, अभी टेंटेटिवली पवित्र रिश्ता नाम है उसका, अच्छा, जो जी टीवी पर आएगा, और मई मंथ में हम टेलीकास्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो भी मतलब अपडेशन मेरे पास भी आएगी, वो मैं खुद भी अपने इंस्टाग्राम पर मैं डालूंगी प्लीज और सबको बताऊंगी। हाँ, यस, और ये पवित्र रिश्ता वो पवित्र रिश्ता नहीं है हाँ, जो सभी लोग हाँ, मैं एक्सपेक्ट वही कर सोच रहे रही हैं, थी। नॉट अंकिता लोखंडे हाँ, और एकता मैम वाला। ये नाम सेम है, लेकिन हाँ, कहानी पूरी अलग है, हमारी पूरी कास्ट अलग है, कोई रिपीट उसमें नहीं है एक्टर्स। अच्छा, तो हम और ये सेम नेम डाल सकते हैं हम? यस, show? अगर Okay. उसकी रॉयल्टी या फिर उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से चैनल की है, हाँ जी, और वो उस प्रोड्यूसर के साथ बैठकर अगर वो एक पेज पर हामी भरता है हाँ जी, हाँ कि जी, हाँ ठीक है, हम इस नाम को दोबारा यूज कर रहे हैं, आपको कोई Okay. आपत्ति नहीं है, तो वो यूज कर सकते हैं। हाँ, तो बट इसमें वो थोड़ा है। फेवरेटिज्म हो जाता है ना, क्योंकि मैंने हाँ। पहले ही सुना कि पवित्र रिश्ता, तो मुझे वो ही याद आया। Yes. तो इट इज लाइक एक चीज, हमारे वो एक सीरियल है जो हम हमेशा हाँ, एक देखा लेगेसी करते हैं। है। हाँ, तो ये जो टाइटल इट है, इज गेटिंग मोर अट्रैक्ट, लाइक वी आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड। यस, अदरवाइज मेरी विवेक शर्मा जी जो हैं, जो हाँ भूतनाथ जी, के मेकर हैं, हाँ, उनकी अपकमिंग फिल्म है, जो कि हाँ, टाइटल मैं अभी नहीं रिवील करूंगी, सरप्राइज है, सो जस्ट वेट एंड Suspense. वॉच। यस, हाँ, तो आपको समय के साथ पता चल जाएगा, और बिल्कुल। साथ ही उनकी काफी सारी जो फिल्में हैं लाइनअप पर हैं, हाँ, और लकीली मैं उन सारी फिल्मों का हिस्सा हूँ,
तो मुझे ये Wow. बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आने वाले समय में मेरी ऑडियंस जो हमेशा से चाहती आई है कि मुझे फिल्मों में देखना है, हाँ. आप फिल्में क्यों नहीं करती, तो अब वो मुझे बैक टू बैक Wow, हिंदी that's a बॉलीवुड great मूवीज में news. देखती है। Oh, I'm having a superstar with me और I'm feeling so proud. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की और आई थिंक ये सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज एक उनको Clarity भी मिल गई कि हाँ हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना Yes. है। हमने ये पॉडकास्ट तो अच्छे से सारे सीरियस थिंग डिस्कस किया, अब थोड़ा फन पार्ट हो जाता है। हम Okay. थोड़े गेम खेलते हैं, तो अब हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। So be ready. Okay. टीवी या ओटीटी? दोनों में काम किया हुआ है, क्या चुनो? एकदम TV. वन जल्दी TV. से। हाँ। लीड रोल या पावरफुल कैमियो? लीड रोल। ओके, यस। स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्रेजेंस? स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है क्योंकि उसी की कोरियोग्राफी होगी तभी हाँ. हम कुछ प्रोजेक्ट कर पाएंगे। हाँ, तो स्क्रिप्ट पहले रिक्वायर्ड है ना? यस। फेम या रिस्पेक्ट? ऑफ कोर्स पहले रिस्पेक्ट। Exactly. One role you wish you had done, but which you have missed. वैसे मेरा ना हमेशा से मन रहा है कि मैं रेखा जी की बायोग्राफी करूं और Wow. मैंने ऑडिशन भी दिया था और काफ़ी हद तक पहुंची भी थी, ऑडिशंस चल रहे थे तब उस रोल के लिए, बट हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो वो एक है कहीं ना कहीं दुख, बट ठीक है। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? नहीं, मैं तो 10-11 बजे तक मेरी बत्ती गुल हो जाती है। मैं अच्छा, मॉर्निंग आज पर्सन बहुत लेट हो गया। आपकी फिटनेस का राज? अच्छी सोच और अच्छे कर्म। वाह, ठीक है, बाकी सब हम खाते रहेंगे। हाँ। मन जैसा आपका चलता रहेगा ना, हाँ। आपकी खूबसूरती निखरती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत Yes. बहुत सही बात कही है। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर हम ये मीम की तरफ बढ़ेंगे। ओके। अगर आपको यंगर सेल्फ को, आपके खुद के यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस देना है तो वो क्या एडवाइस देंगे? इम्पल्सिवनेस से बाहर आ जाना और ओवर थिंकिंग जो है उसे बंद कर देना। यस, ताकि बहुत बढ़िया। मैं बहुत जो एंशियस होती थी वो हाँ जी। नहीं हूँ। हाँ जी, नहीं आप अभी तो काफी पॉइज्ड हैं, यस। बहुत ही कंपोज्ड लग रहे हैं आप। तो ये 21 years ऑफ एक्सपीरियंस जो है Yes. वो दिख रहा है आपके ऊपर। ये कुछ कार्ड्स है, हम ये Okay. खेलेंगे। व्हाट डू यू मीन? वाओ। ठीक है, ये हमने कुछ नया इन्वेंट बिल्कुल किया नया हमारे है। हमारे Yeah. चैनल में। नाइस। ठीक है, आपको इनमें से एक कार्ड चुनना है, इसमें कुछ विजुअल रहेंगे। आपको पहला क्या इंस्टिंक्ट आता है उन विजुअल को देख के? ये साइकोलॉजिकल ये है। साइकोलॉजिकल हाँ. है। ओके। हाँ जी, इसको देख के कैसी फीलिंग आई आपको? पहला कार्ड जो आप उनको दिखा दीजिए हमारे बचपन में सबसे ज्यादा मेरे अंदर था और आप सबको बहुत हंसी आएगी ये जान करके, जिस इंसान को आप यहाँ देख रहे हैं जिसे आप एक्टर कहते हैं और पता है कि हाँ मैं एक्टर हूँ। हाँ, जब मैं पहली बार अपना ऑडिशन देने जब गई थी और आलोकनाथ जी ने मेरा जब ऑडिशन लिया था तब कैमरास को रोल करने या एक्शन कहने की भी मनाही कर दी गई थी, क्योंकि मुझे ये मेरी हालत थी कैमरा फ्लैश होते ही मैं फोटोज नहीं खिंचवा सकती थी। तो मैं सबसे बड़ी Say no to डरपोक photo. रही हूँ, तो से नो टू फोटो वाला था और मम्मा ने भी कहा था हमेशा से। बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव Yes. दिया है, वेरी नाइस। और मैं वो काम कर रही हूँ जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, डर और लगता आज था। कैमरे से मुझे बहुत प्यार है। सो आपने वो डर के आगे जीत है। यस। वेरी नाइस, वेरी फियर से ओवरकम करना था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल Yes. सही कहा। अभी मेरे पास ये, आप इसमें से 3 कार्ड उठाइए और मैं Okay. इसको पढ़ के बताऊंगी क्योंकि ये कुछ अजीब सा ही लिखा हुआ है इन सब में। एक ही ना? 3 कार्ड उठाइए। 3 कार्ड। ओके। 1 2 फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी ताकि आपको वो ज्यादा बेटर लगे। ठीक है, और इनको भी सुनाई दे सबको। तो पहला कार्ड है, when you get a Snapchat notification, but it's from your team Snapchat. ओके। So what is your reaction? एक्चुअली मैं स्नैपचैट पर हूँ नहीं।
नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन से तो बच गया। थैंक यू। When it's a Monday morning and you're deciding whether to go to work or call in dead, ओके, मतलब सो जाओ, हाँ, क्या आप प्रेफर करोगे? अगर मुझे ये बताया जाएगा कि आज की शूट कैंसिल है, हाँ, तो मैं फुल ऑन फिर माइक कॉल इन डेड। माइक निकलेगा घर पे और माइक शुरू हो जाएगा और मैं सिर्फ गाना गाऊंगी। Wow, so it's not a call in dead. Yes. It's like go for a passion. Yes. It's like वो आपको समय मिला है अपने पैशन को पूरा करने का। बिल्कुल बिल्कुल। जो सोता रह गया वो तो जिंदगी में खोता रह गया, फिर खोता तो। रह गया। यस, वही मैं करती हूँ, सैटरडे संडे पॉडकास्ट करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम करती हूँ। यस, क्योंकि पैशन को हम कोर्स हम मतलब इसको समय हम कभी दिल से आएगा जीते नहीं, हैं। आपको समय निकालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल Yes. सही बात। When you started a new diet on Thursday and then you spent entire day weekend हाँ, blacked out covered in pizza. ये तो मेरे साथ होता आया है और मेरी जर्नी में जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी, हाँ जी, तो उस समय मेरा वजन 80 किलो हो चुका था। क्या 80 बात kgs. कर रहे हैं? आपको Yes. देख के लगता ही नहीं। हाँ, और मैंने क्योंकि मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, मुझे समोसा बहुत पसंद है और मुझे गुलाब बस जामुन करिए, बहुत बस पसंद है। अब मुझसे सुना नहीं चाह रहा है। यस, तो मेरे मैं थोड़ी लिए ओवर एक्टिंग की हाँ, दुकान हूँ। नहीं, मेरे लिए ना 1 से 2 दिन, मतलब जब शुरुआत करते हो ना हाँ आप, जी। और वो 3 से 4 साल मुझे ये कंट्रोल रखना पड़ा। हाँ, मुझ जैसा इंसान अभी तो बिल्कुल भी नहीं रखता कंट्रोल, मैं बिंदास खा रही हूँ, मुझे जो खाने का मन है। अच्छा, लेकिन उस 80 किलो से यहाँ तक की जो जर्नी थी, जो 30 किलो लगभग मुझे घटाने थे, हाँ जी, तो मेरी हालत बिल्कुल ऐसी थी कि मैंने 3 से 4 दिन कुछ किया, उसके बाद तो रोना छूट जाए मेरा और मुझे ये चीज़ बाप रे। खानी है। तो बहुत शुगर पे पूरा कंट्रोल था और जो मैदे से जितनी भी आइटम्स बनती हैं उस सब पे फुल कंट्रोल। अच्छा। यस, तो आप उसमें शुगर तो बिल्कुल नहीं लेते हैं? अभी भी नहीं लेते? अभी मैं लेती हूँ शुगर। अच्छा, तब मुझे वो 30 kgs रिड्यूस करना तो था। वो कितने ड्यूरेशन तक आपने जारी रखा था? अगर 30 किलो की मैं बात कहूँ तो हाँ। मुझे 3 साल चाहिए थे, बाप रे, क्योंकि बहुत आप शूट बड़ा पर लंबा होना जर्नी है। बहुत मुश्किल होता है डाइट को फॉलो करना। अगले जन्म करेंगे। मैं ऐसी मस्ती कर हाँ, नहीं, है, मुश्किल है। मेरे इस बात को बिल्कुल फॉलो मत करें। जो राइट है उसके साथ चले। यस, थैंक यू डॉल्फिन जी, बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया और मैंने भी। एक एक एडवाइस, एक एक आपके नज़ाकत, एक एक आपके टैलेंट जो देखे हमने ये स्क्रीन पे, और आई वाज लाइक फ्लैटन्ड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हमारा Thank एक you. लास्ट एक्टिविटी है जो कि है स्लैम बुक। हम Okay. बचपन में करते थे, ओ हाँ, लोगों के लिए लिखते थे, एंड आई वुड लव टू सी योर फीडबैक।